अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 214 एक बार शादी हो जाए। सिस्टर रीटा को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर लैला ने जल्दी से कहा, I'm so sorry सिस्टर रीटा, लेकिन आप प्लीज गुस्सा करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन सिस्टर रीटा ने उसी लहजे में कहा, पहले तो आप यहाँ से बाहर जाइए। आपको पता है कि मैं कितनी जरूरी कॉल पर थी और आपने आकर मेरी कॉल कट कर दी। अब इसके बाद मैं आपको अपने केबिन में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लैला ने जब उन्हें ऐसे गुस्सा करते हुए देखा तो एकदम से उनके दोनों हाथ थामकर कहा, सिस्टर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बस आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फिर आप चाहे मुझे जो सजा दें मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लैला को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर सिस्टर ने कुछ नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है फिर कहिए, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके रीजन में मुझे सही लॉजिक नहीं दिखा तो मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाली हूँ। लैला ने जल्दी से कहा, आपकी सारी शर्त मंजूर है मुझे, बस प्लीज मेरी बात सुनिए। सिस्टर ने हामी भरते हुए उसे सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी चेयर पर बैठ गई। तब लैला ने धीरे से कहा, दरअसल बात यह है कि शायद आपको पता हो कि वो फुटपाथ से लाई गई माइक को मैंने यहाँ रखवाया है। तब सिस्टर ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप यहाँ मेरे केबिन में आकर इस तरह से बिहेव करेंगी। तब लैला ने कहा, I'm so sorry सिस्टर, बस बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे वो सब करना पड़ा, और जिस वक्त मैं आपके केबिन में आई उस वक्त आप सुधांशु से उसी सिलसिले में बात कर रही थी। मैं बस ये चाहती हूँ कि माइक को मैंने यहाँ रखवाया है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लैला की बात सुनकर सिस्टर रीटा ने कुछ हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है ना। अगर उनका कोई रिश्तेदार उनके बारे में क्लेम करने आता है तो उसे जानकर कितना अच्छा लगेगा कि आप ही हैं वो हस्ती जिन्होंने उनके पेशेंट की इतनी हेल्प की है। लैला ने सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई मेरे बारे में नहीं जाने, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किसी फेम या नाम के लिए नहीं किया सिस्टर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान जी के लिए और अपनी खुशी के लिए किया है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई उस तरह से जाने। ये सुनकर सिस्टर कुछ देर के लिए खामोश हो गई, जैसे कि वो ये तय करना चाह रही हो कि लैला की बात मानी जाए या नहीं। लैला ने उन्हें ऐसे खामोश देखा तो फिर से कहा, सिस्टर प्लीज, भगवान के लिए बात किसी को मत बताइएगा, वरना मैं जिस मकाम पर हूँ लोगों को यही लगेगा कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है और फिर मेरे इस नेक काम पर पानी फिर जाएगा। कुछ देर तक यूं ही खामोश रहने के बाद सिस्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रही हैं तो हम आपका नाम हिडन रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश नहीं सिस्टर रीटा, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आपके असाइलम से ये बात कभी भी बाहर न जाने पाए, खासकर कुछ महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये न्यूज लाइमलाइट में है। तब सिस्टर ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह से आपने एंट्री की मिस लैला, उसके बाद से तो मेरा मन आपकी कोई बात सुनने को कर ही नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से आपने ये बताया कि आप ये सब गॉड के लिए करना चाहती हैं, तो मेरा आपके बारे में परसेप्शन कुछ बदल सा गया। और अगर आप ये नेक काम गॉड के लिए कर रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी इस नेकी को कोई प्रोपेगेंडा बनाने से रोकने में हम आपकी मदद करें। आप बेफिक्र हो जाइए मिस लैला, माई का आपसे कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा। सिस्टर की इस भरोसे दिलाने वाली बात को सुनकर लैला की जान में जान आई। उसने भी सिस्टर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच सिस्टर, मैं आपका ये फेवर कभी नहीं भूलूंगी। कहकर लैला उठने को हुई तो सिस्टर ने कहा, आप माई से मिलेंगी नहीं? हाल के कुछ दिनों में उनकी दिमागी सेहत में बहुत सुधार हुआ है। अब तो वो सुबह सुबह गीता पाठ भी पूरी पाबंदी से सुनने जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर मिलूंगी मैं उनसे। लैला ने कहा तो दोनों ही उठकर असाइलम के अंदरूनी हिस्से में चली गईं। लैला ने चलते चलते सिस्टर से कहा, मैं उनसे मिलूंगी नहीं सिस्टर, मैं बस उन्हें देखकर ही लौट जाऊंगी। कहकर जैसे ही वो दोनों अभी माई के रूम के पास पहुंचे ही थे
कि माई की नजर अचानक से उन पर पड़ गई। लैला ने देखा कि अब वो पहले की तरह उसे देखकर बिहेव नहीं कर रही थी, बल्कि धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आकर बोली, सिस्टर, ये कौन है? इनका चेहरा काफी देखा देखा सा लग रहा है। ये सुनकर लैला को कुछ धक्का सा लगा। माई ठीक हो रही थी तो उसे इस तरह से भूलने लगी थी। वो आंखें जो पागलपने की हालत में भी उसे पहचान कर बहू बहू पुकारने लगती थी, अब वहां अजनबियत की दीवार सी थी। लैला ने जवाब में कुछ कहना ही चाहा था कि तभी सिस्टर ने कहा, ये बाहर से आई हैं, यहाँ के पेशेंट को अक्सर देखने आती रहती हैं, इसीलिए आपको इनका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा होगा। लेकिन माई ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं सिस्टर रीटा, ये तो मेरी कोई अपनी है। कहते हुए उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया और फिर जैसे एकदम से याद करते हुए बोली, ये तो सोहन की बहू है। अरे बहू, तू कैसी है बहू? और इस बार अकेली क्यों आई? सोहन नहीं आया क्या? अपने काम में इतना मगन हो गया कि अपनी माई से मिलने भी नहीं आ सकता? इन कुछ ही पलों में ऐसा लगा जैसे माई की गुजरे दिनों की याददाश्त वापस आ गई हो। लैला ने झिलमिला उठी आंखों और मुस्कुराते हुए होठों से कहा, अगली बार संडे को आऊंगी ना तो आपके सोहन को लेकर आऊंगी माई, पक्का। और उन्हें ये भी कह दूंगी कि आप उन्हें बहुत डांट रही थी। लैला ने कहा तो माई ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कुछ देर माई के साथ गुजारकर लैला वहां से वापस लौट आई। अब उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका था। हाँ, बस एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसने अपने बहाने में ये कहा कि उसने ये सब भगवान जी के कहने पर किया था। उसने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन में कहा, सॉरी भगवान जी, मैंने अपने बहाने में आपका झूठ मूठ में ही नाम फंसा दिया। आप तो सब जानते हैं ना कि मेरे लिए अपना पास छुपाना कितना जरूरी है। बस माफ कर दीजिएगा मुझे। वादे के मुताबिक सुहाना आज बासु के साथ कॉफी पीने आई थी। बासु से बातें करते हुए सुहाना को ये महसूस हो रहा था कि वो एक बेहद प्रैक्टिकल इंसान है, साथ ही काफी हंसमुख भी। लगातार उसके जोक्स पर हंसते हुए सुहाना ने कहा, ओ मिस्टर बासु, कमाल की शख्सियत है आपकी तो। इतनी सी देर में हंस हंसकर मुंह दुख सा गया है मेरा। अभी वो कह ही रही थी कि वेटर ने ऑर्डर सर्व किया। उसमें इतनी सारी चीजें देखकर कुछ हैरानी और खुशी के एक्सप्रेशंस के साथ सुहाना ने कहा, लेकिन डील में तो सिर्फ कॉफी की बात कही थी ना आपने, फिर ये इतनी सारी चीजें? बासु ने मुस्कुराते हुए कहा, डील तो अब भी सिर्फ कॉफी की रहेगी। ये सारी चीजें तो एक प्यारी सी डायरेक्टर के ऑनर में मंगवाई है मैंने। बासु की बात सुनकर सुहाना हंसते हुए बोली, जबरदस्त बातें बनाना जानते हैं आप तो। अभी दोनों खिलखिलाते हुए स्नैक्स ले ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से आवाज आई, हेलो सुहाना, तुम यहाँ? आवाज पहचानते ही सुहाना का दिल थक से रह गया। उसने पलटकर देखा, सामने मुस्कुराता हुआ नरेन मौजूद था। एक पल को तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नरेन ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसके चेहरे से कुछ पलों पहले वाली मुस्कुराहट एकदम से गायब सी हो गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अपनी शक की आदत से मजबूर नरेन अब यहाँ या यहाँ के बाद कोई ना कोई हंगामा तो जरूर खड़ा करेगा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर एक झेपी हुई स्माइल देते हुए कहा, ओह नरेन, तुम यहाँ? नरेन ने उसके अंदाजे के एकदम उलट मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो अरुण और आंचल को फिल्म शुरू होने की खुशी में पार्टी देनी थी ना, इसीलिए यहाँ आए हुए थे हम लोग। सुहाना ने महसूस किया कि बासु का चेहरा नरेन को देखकर कुछ बुझ सा गया है, लेकिन उसने बजाहिर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर नरेन, आइए बैठिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन नरेन ने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, फिर कभी बासु साहब, अभी आप दोनों एंजॉय करिए, मुझे एक जरूरी काम से निकलना है। कहकर वो वहां से निकल गया। सुहाना को उसका ऐसे जाना हैरान कर गया था। उसने कहाँ सोचा था कि नरेन बगैर किसी हंगामे के यहाँ से चला जाएगा। उसके जाने के बाद सुहाना ने एक चैन की सांस ली। इस दौरान बासु गौर से उसका चेहरा देखे जा रहा था। सुहाना की नजर जब उस पर गई तो उसने कुछ चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ मिस्टर बासु, आप कुछ सोच रहे हैं?
तब बासु ने जैसे ख्यालों से जागते हुए कहा, हाँ, वो मैं आपके और मिस्टर नरेन के बारे में सोच रहा था। आप दोनों अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कितने सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर? शादी वादी तक सोचा है या फिर बस ऐसे ही? बासु का सवाल सुहाना को काफी अटपटा सा लगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यही सही मौका है जब वो उसे क्लियर करते कि नरेन और वो सीरियस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उसने बासु की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी की झलक देख ली थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम लोग वाकई में एक दूसरे के साथ काफी सीरियस हैं। फिलहाल तो दोनों ही करियर पर फोकस कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में शादी भी जरूर करेंगे। कहकर सुहाना ने गौर से उसका चेहरा देखा तो महसूस किया कि बासु अब कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगने लगा है, लेकिन फिर भी सुहाना के मन को इस तरह से सुकून सा हो गया था। अब बस उसे नरेन की टेंशन थी। जिस खामोशी से वो यहाँ से बगैर किसी सवाल जवाब किए चला गया था, कहीं वो तूफान के आने से पहले वाली खामोशी तो नहीं थी। लतिका जी आज कुछ रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। हॉस्पिटल स्टाफ अब उन्हें जेनी की मदर इन लॉ के रूप में ही पहचानता था, इसीलिए उन्हें देखते ही सबके सब उनसे बेहद अदब से पेश आ रहे थे। टेस्ट के लिए सैंपल देखकर वो जैसे ही बाहर निकली, तभी सामने से जेनी ने आते हुए उन्हें ग्रीट किया। लतिका जी ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे केबिन की तरफ ही आ रही थी। जेनी ने अपने लहजे में शहद घोलते हुए कहा, मैं तो आपको लेने ही आ रही थी आंटी, चलिए ना। फिर दोनों नॉर्मली बातें करती हुई जेनी के केबिन तक आ पहुंचे। केबिन में आकर लतिका जी के बैठते ही जेनी ने सवाल किया, तो फिर आपने सुजॉय को मना लिया ना आंटी? जेनी का सवाल सुनते ही लतिका जी ने कुछ नजरें चुराते हुए कहा, सॉरी बेटा, लेकिन वही फिल्म मना करना तो दूर, टाल भी नहीं सकता। अग्रीमेंट के हिसाब से लैला को 1 साल के अंदर सुजॉय मोशंस की 3 फिल्में करनी थी और अगले महीने ही 1 साल पूरा होने वाला है, इसीलिए वो लोग फिल्म टाल भी नहीं सकते हैं। ये सुनते ही जेनी का मूड कुछ उखड़ सा गया। उसने गुस्साते हुए कहा, क्या आंटी आप भी? एक छोटा सा काम नहीं हो पाया आपसे? अरे माएं तो अपने बेटों को ऐसे अपने मुट्ठी में कैद कर कर रखती हैं। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ वाली कहावत तक पूरी करते हैं बेटे अपनी माओ के हुक्म पर, और आप है कि एक फिल्म करने से मना नहीं कर पाई। ये सुनते ही लतिका जी उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो जेनी? वो बेटा है मेरा, कोई गुलाम नहीं है जो उसे मुट्ठी में कैद करके रखूंगी। जेनी ने जब देखा कि लतिका जी ऐसे गुस्सा कर रही हैं, तब उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, अरे आंटी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन पाहुजा मैंशन में जिस तरह से आप इकलौती औरत होते हुए सफर करती है ना, वो मुझे दुखी कर जाता है। आप खुद ही सोचिए ना, आपकी वैल्यू क्या है पाहुजा सर और सुजॉय की नजरों में? मुझे तो एक भी मौका ऐसा याद नहीं आता जब वो लोग आपकी मर्जी को ऊपर रखकर कोई काम कर लेते हों। जेनी की इस बात ने लतिका जी को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मत भूलो कि तुमसे एंगेजमेंट और फिर शादी का फैसला पाहुजा परिवार ने मेरे ही कहने पर लिया है। जेनी ने लोहा गरम देखकर अगली चोट करते हुए कहा, क्या आपकी गलत फहमी है लतिका आंटी? सुजॉय ने फैसला आपके कहने पर नहीं, बल्कि अपनी गिल्ट की वजह से लिया है, और पाहुजा अंकल ने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि एक मर्द होने के नाते उन्हें भी पता था कि मेरे केस में सुजॉय ने कितना बड़ा कांड किया है। जेनी की दलील सुनकर लतिका जी को खामोश हो जाना पड़ा। तब जेनी ने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए लतिका आंटी, अब मैं आपके साथ हूँ और मैं अब आपको आपका मकाम दिलवाऊंगी। बस आप 1 हफ्ते का इंतजार और कर लीजिए आंटी, मैं उस घर में बहू बनकर जल्दी आ जाऊंगी। लतिका जी को उसकी बातों से बेहद ठाढ़स सी मिली, लेकिन शादी की बात सुनकर उन्होंने चौंकते हुए पूछा, लेकिन इतनी जल्दी शादी के लिए सुजॉय कैसे तैयार होगा, जबकि उसने 1 महीने बाद की बात कही है। वो किसी भी हालत में अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले तुमसे शादी नहीं करेगा जेनी। तब जेनी ने शैतानी स्माइल अपने होठों पर सजाते हुए कहा, आपको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए लतिका आंटी, मैंने कहा ना कि मैं सब ठीक कर दूंगी। आखिर जेनी के दिमाग में ऐसा कौन सा प्लान चल रहा है? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।